वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम एक नए टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं जो कि हमारे पास है कॉलिजन्स इन वन डायमेंशन। और ये टॉपिक हमारे पास फर्स्ट ईयर को लेकर भी इम्पोर्टेंट है। और जो स्टूडेंट्स प्री एंट्रेंस टेस्ट या एमडी के प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए भी ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एक टॉपिक है जिसको समझना काफ़ी आसान करने की कोशिश हम करेंगे। तो आपने अभी तक अगर मेरे लास्ट के लेक्चर्स नहीं देखे, काइंडली पहले वो भी देख लें ताकि आपको आज का लेक्चर ना सिर्फ समझ में आए बल्कि आपको ये लेक्चर मज़ा भी दे। तो हम आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं जिसके अंदर हम कॉलिजन्स इन वन डायमेंशन को डिस्कस करेंगे। अब कॉलिजन्स हमारे पास दो टाइप्स के होते हैं। एक हमारे पास होता है इलास्टिक कॉलिजन और दूसरा हमारे पास होता है इन इलास्टिक कॉलिजन। हम वन बाय वन इनको डिस्कस करेंगे और पूरी कोशिश करूंगा मैं कि आपको ये आसानी से समझा सकूं। अब देखेंगे इलास्टिक कॉलिजन के अंदर क्या होता है कि इलास्टिक कॉलिजन के अंदर मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी सिस्टम की क्या रहती है, कंजर्व्ड रहती है। तो कॉलिजन इन विच मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ सिस्टम रिमेन कंजर्व्ड इज सेड टू बी अ इलास्टिक कॉलिजन। अगर आप ये एग्जांपल देखें कि इस एग्जाम्पल में ये बॉल जो है इस सरफेस के साथ कोलाइड करने के बाद, कोलिजन होने के बाद दोबारा उसी हाइट को रिटेन कर रहा है जिस हाइट से इसे छोड़ा गया था। ठीक है, तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि अगर ऐसा ऐसा कुछ होता है जिसमें जिस हाइट से बॉल को ड्रॉप किया गया था वो उसी हाइट को रिटेन कर ले, तो इट मीन्स कि उसकी जो टोटल एनर्जी रही है वो कंजर्व्ड रही है। और टोटल एनर्जी अगर कंजर्व्ड रही है तो इसके अंदर जो काइनेटिक एनर्जी का जो पार्ट होगा वो भी क्या रहा होगा, वो भी कंजर्व्ड रहा होगा। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि इस कोलिजन के अंदर मोमेंटम भी और काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व्ड रही है। तो ये हमारे पास किसकी एग्जांपल हो जाएगा, ये हमारे पास इलास्टिक कोलिजन का एग्जांपल हो जाएगा। साथ ही साथ अगर हम ये पढ़ें कि जब कोई दो बॉडीज आपस में कोलाइड करती हैं तो उनके बीच में कोलिजन होते वक्त बॉडीज डीफॉर्म भी होती हैं, यानी कि बॉडीज अपने शेप भी चेंज करती हैं। ठीक एज अगर आप यहाँ पर इस एग्जांपल में देखें कि ये जो गोल्फ की जो बॉल है और वो कोलिजन के बाद अपने शेप को भी चेंज कर रही है। हाँ, लेकिन ये इतना कम टाइम होता है कि हम अपनी आम आँख से इसे नहीं देख पाते। ठीक, लेकिन इस तरीके का चेंज हमें देखने को मिल सकता है अगर हम कोई ऐसा सोर्स यूज़ करें तो। लेकिन आप देखें कि कोलिजन होने के बाद बॉडी ने या इस गोल्फ की बॉल ने अपनी ओरिजिनल पोजीशन को, अपनी ओरिजिनल शेप को दोबारा से रिटेन करना शुरू कर दिया। यानी कि ये गोल्फ की जो बॉल है वो कोलाइड होने के बाद दोबारा अपनी ओरिजिनल शेप में वापस आ रही है। तो हम कहेंगे कि यहाँ पर डिफॉर्मेशन तो हुई, डिफॉर्मेशन तो हुई, लेकिन वो डिफॉर्मेशन हमारे पास क्या है, वो डिफॉर्मेशन हमारे पास टेम्पररी डिफॉर्मेशन। यानी कि यहाँ पर बिल्कुल थोड़ी देर के लिए इस गोल्फ की बॉल ने अपना शेप चेंज किया और उसके बाद दोबारा से इसे रिटेन कर लिया। तो यहाँ पर याद रखिएगा कि जो हमारे पास इलास्टिक कोलिजन होगा उस इलास्टिक कोलिजन के अंदर जो डिफॉर्मेशन आएगी वो हमारे पास टेम्पररी डिफॉर्मेशन होगी। इसके बाद हमें ये बात याद रखनी है कि क्योंकि हम वन डायमेंशंस की बात कर रहे हैं, वन डायमेंशनल जो इलास्टिक कोलिजन होगा उसमें बॉडी जो है वो मूव करेगी इन ए स्ट्रेट लाइन्स। अब वो स्ट्रेट लाइन में एक दूसरे से दूर भी जा सकती हैं या एक दूसरे के अलोंग भी मोशन कर सकती हैं, यानी कि सेम डायरेक्शन के अंदर भी। इलास्टिक कोलिजन के अंदर क्या होता है कि कोलिजन होने के फ़ौरन बाद से ही बॉडीज़ एक दूसरे के साथ सेपरेट हो जाती हैं। ठीक है, एक दूसरे के साथ चिपक के नहीं रहती, स्टिक नहीं हो जाती, बल्कि एक दूसरे के साथ डिस्टेंस पर आ जाती हैं। जैसे यहाँ पर आपने गोल्फ के बॉल को देखा कि कोलिजन होने के फ़ौरन बाद ही
ये दोनों बॉडीज़ एक दूसरे के साथ क्या हो गई हैं, सेपरेट हो गई हैं। तो ये इलास्टिक कोलिजन के हवाले से है कि इलास्टिक कोलिजन के अंदर हमारे पास क्या रहते हैं, मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी सिस्टम की कंजर्व्ड रहती है, टेम्पररी डिफॉर्मेशन होती है। वन डायमेंशन की बात कर रहे हैं तो ये सेम स्ट्रेट लाइन के अंदर मोशन करती हैं। सेकेंडली के इलास्टिक कोलिजन में कोलिजन होने के बाद बॉडीज स्टक नहीं रहती, बल्कि फ़ौरन बाद, कोलिजन के फ़ौरन बाद ही सेपरेट हो जाती हैं। अब हम आ जाते हैं इनइलास्टिक कोलिजन पर। ये इनइलास्टिक कोलिजन क्या है? इनइलास्टिक कोलिजन में आप देखें कि कोलिजन इन विच मोमेंटम इज कंजर्व्ड बट देयर इज अ लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। मोमेंटम तो कंजर्व्ड रहता है लेकिन काइनेटिक एनर्जी का लॉस हो जाता है। ठीक, एज लाइक अगर आप देखें कि किसी मेटल के बॉल को, या अगर आपके पास स्टील का गिलास है, आप उस स्टील के गिलास को नीचे फर्श पर छोड़ें, तो क्या वो गिलास दोबारा उठकर आपके हाथ में आएगा? नहीं आएगा। और जैसे ही हम उस स्टील के गिलास को छोड़ेंगे तो ज़मीन के साथ सॉरी, ज़मीन के साथ कोलिजन होने के फ़ौरन बाद ही हमें एक साउंड सुनने को मिलेगा, विच मीन्स व्हाट के सिस्टम की या उस स्टील के गिलास की जो एनर्जी थी, जो काइनेटिक एनर्जी थी, वो किस में कन्वर्ट हो गई है, वो साउंड एनर्जी में कन्वर्ट हो गई है। तो इट मीन्स के लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी हुआ है। अब वो जो कोलिजन हो रहा है, अब उस कोलिजन को हम इलास्टिक कोलिजन नहीं कहेंगे, उस कोलिजन को हम इन इलास्टिक कोलिजन कहेंगे। और कोलिजन से पहले जाहिर सी बात है कि जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो हमारे पास ग्रेटर होगी, और कोलिजन के बाद जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो हमारे पास लेज़र होगी। तो हम यहाँ पर मैंने मैथमेटिकली भी लिखा है कि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज ग्रेटर देन फाइनल काइनेटिक एनर्जी। ठीक, उसके बाद जो डिफॉर्मेशन होगी, वो डिफॉर्मेशन भी हमारे पास परमानेंट डिफॉर्मेशन होगी, और बॉडी इंटैक्ट यानी कि उसी सरफेस के साथ कांटेक्ट में रहेंगी। जैसे आप यहाँ पर देखें कि कोलिजन के बाद अगर ये मेटल का बॉल किसी स्टील, या सॉरी, ये मेटल का बॉल किसी वुड की सरफेस के साथ हिट हुआ है, तो आप देखेंगे हिट होने के बाद ये उसी सरफेस पर जो वो इंटैक्ट हो गया। सेकेंडली जो यहाँ पर डिफॉर्मेशन आएगी वो परमानेंट डिफॉर्मेशन आएगी। यहाँ पर जा तो इस बॉल में डेंट आ गया होगा, या अगर हम बॉल हटा के देखेंगे तो जिस पॉइंट पर इसने आकर हिट किया होगा वहाँ पर उस वुड के सरफेस पर कोई ना कोई हमारे पास डिफॉर्मेशन हो चुकी होगी। जैसे आप यहाँ पर देखेंगे ये जो कार्स है, इन कार्स के बीच में भी जो कोलिजन हो रहा है वो कोलिजन हमारे पास इन इलास्टिक कोलिजन हो रहा है, क्योंकि कोलिजन के बाद कार्स इंटैक्ट हो रही है, एक दूसरे के साथ ही लग कर रह रही है। सेकेंडली जो चेंज इन शेप आ रहा है वो चेंज इन शेप भी हमारे पास परमानेंट आ रहा है। तो यहाँ पर जो डिफॉर्मेशन हुई है वो डिफॉर्मेशन भी परमानेंट हुई है। हम अपनी कार्स वगैरह को इसी तरीके से डिज़ाइन करते हैं कि उनके बीच में होने वाला जो कोलिजन है वो इन इलास्टिक ही रहे। अगर यहाँ पर कोलिजन इलास्टिक हो, हम कार को कुछ इस तरीके से डिज़ाइन करें कि उनके बीच में होने वाला कोलिजन जो है वो इलास्टिक हो जाए, तो फिर इनके अंदर जो ड्राइवर्स या पैसेंजर बैठे हुए होंगे उनको नुकसान होगा, क्योंकि इनर्शिया उन पर एक्ट करेगी, क्योंकि सिस्टम में तो कोई चेंज नहीं आएगा, एनर्जी कंजर्व्ड रहेगी। तो उस एनर्जी की वजह से इनर्शिया अपना काम करेगी, और जो पर्सन या जो ड्राइवर्स कार के अंदर होंगे वो अपने फ्रंट सीट से बाहर आने को हो जाएंगे। इसलिए हम कार को इस तरीके से डिज़ाइन करते हैं कि उनके बीच का जो कोलिजन है वो इनइलास्टिक हो। अब यहाँ पर गैस मॉलिक्यूल्स आपको स्क्रीन पर शो हो रहे होंगे। ये जो गैस मॉलिक्यूल्स के बीच का कोलिजन्स है, आप देखेंगे ये भी हमारे पास इन इलास्टिक की एग्जांपल नहीं है, बल्कि इलास्टिक कोलिजन की एग्जांपल है। अब इलास्टिक कोलिजन की एग्जांपल कैसे है, हमें कैसे पता चला कि ये इलास्टिक कोलिजन है? आप देखेंगे कोलिजन के फ़ौरन बाद ये सेपरेट हो रहे हैं, और अब अगर यहाँ पर जो डिफॉर्मेशन हो भी रही होगी तो वो डिफॉर्मेशन हमारे पास टेम्पररी होगी, क्योंकि टकराने के फ़ौरन बाद ही ये एक दूसरे के साथ सेपरेट हो रहे हैं। तो इट मीन्स के जो गैस मॉलिक्यूल्स हैं उनके अंदर भी जो कोलिजन होती है वो कोलिजन हमारे पास इलास्टिक कोलिजन होती है। अब चूंकि हम इलास्टिक कोलिजन को ही फर्दर डिस्कस करते हैं, तो हमने यहाँ पर अपने आप को रिस्ट्रिक्ट रखना है
इलास्टिक कोलिजन तक ही, और फिर इनकी ही डेरिवेशंस और इक्वेशंस और इनके ही केसेस को डिस्कस करना है। तो आप यहाँ पर देखें कि हमने पढ़ना है इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन। इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन से मुराद के काइनेटिक एनर्जी, मोमेंटम और टोटल जो एनर्जी है वो हमारे पास क्या रहनी चाहिए, वो हमारे पास कांस्टेंट रहनी चाहिए, विच मीन्स व्हाट, कि वो हमारे पास कंजर्व्ड रहनी चाहिए। अब इसके लिए हमारे पास कंडीशंस हैं, और वो कंडीशंस क्या हैं कि नॉन रोटेटिंग बॉडीज़ हों, बॉडीज तो हों, मूव करें, रोटेट ना करें। जैसे हमारे पास कैरम की पीसेस होती हैं, कैरम की पीसेस रोटेट नहीं करती बल्कि वो मूव करती हैं। तो हमारे पास नॉन रोटेटिंग बॉडीज़ होनी चाहिए, वो बॉडीज स्मूथ होनी चाहिए, और उनका जो सेंटर ऑफ मास है वो वन लाइन के अंदर लाई करना चाहिए। एज लाइक अगर यहाँ पर आप देखेंगे M1 और M2 है, तो ये दोनों बॉडीज मूव करेंगी, रोटेट नहीं करेंगी, ठीक है, और ये स्मूथ भी होनी चाहिए, और इनका जो सेंटर ऑफ मास है वो भी सेम लाइन के अंदर लाई करना चाहिए। अब देखें कि अगर ये सारी कंडीशंस पूरी हो रही हैं तो हम इन्हें कंसिडर करेंगे कि इनके बीच में होने वाला जो कोलिजन होगा वो इलास्टिक होगा। अब देखें कि जो बॉडी ए है, इनिशियली वो जिस वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है वो u1 है, और बॉडी जो इनिशियली मूव कर रही है वो u2 के साथ कर रही है। एरो रिप्रेजेंट कर रहा है कि बॉडी ए की जो वेलोसिटी है वो ज़्यादा है, और बॉडी बी की जो वेलोसिटी है वो कम है, विच मीन्स व्हाट, कि बॉडी ए का इनिशियल मोमेंटम ज़्यादा है और बॉडी बी का इनिशियल मोमेंटम कम है, ठीक। लेकिन कॉलिजन होने के बाद आप देखेंगे जो बॉडी ए v1 के साथ मूव कर रही है और बॉडी बी v2 के साथ मूव कर रही है। यहाँ पर देखेंगे जो u1 की वेलोसिटी थी अब वो v2 हो चुकी है, यानी कि बॉडी बी की वेलोसिटी हो चुकी है, और जो u2 की वेलोसिटी थी बॉडी बी की अब वो v1 हो चुकी है, यानी कि वेलोसिटी हो चुकी है अब वो बॉडी ए की। तो हम सिंपली यहाँ पर कह सकते हैं कि यहाँ पर जो कोलिजन के बाद इनकी वेलोसिटीज़ इंटरचेंज हुई हैं। जो पहले u1 था, जो पहले u1 थी अब वो v2 हो गई है, और जो पहले u2 था अब वो v1 हो चुका है। यानी कि पहले बॉडी a ज़्यादा मोशन कर रही थी, बॉडी b कम मोशन कर रही थी। अब जो है वो बॉडी b ज़्यादा मोशन कर रही है और बॉडी a कम मोशन कर रही है। बॉडी इन आफ्टर द कोलिजन बॉडी बी का मोशन तेज़ हो गया और बॉडी ए का मोशन कम हो गया, जबकि पहले क्या था कि बॉडी ए ज़्यादा मोशन कर रही थी और बॉडी बी कम मोशन कर रही। तो ये इसी के थ्रू हमने क्या करना है कि इक्वेशन ड्राइव करनी है। अब वो इक्वेशन हमने क्यों ड्राइव करनी है, क्योंकि वो इक्वेशन हमारे पास एग्ज़ाम में भी आती हैं कि हमें v1 और या v2 डिटरमाइन करके दें, और एमडी केट के भी सिलेबस में हमारे पास मौजूद है। तो मैं चाहूँगा कि आप कॉपी पेन निकाल लें और ये इक्वेशन मेरे साथ साथ ड्राइव करते रहें, ताकि आपको एक ही साथ मोमेंटम इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन क्लियर हो जाए। अब देखेंगे अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, m1 u1 plus m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। हमने इनिशियल मोमेंटम्स इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम्स कर दिया। अब क्या होगा कि हमने जो इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम है, यानी कि चेंज इन मोमेंटम है, वो लेकर आना है। अब चेंज इन मोमेंटम क्या होगा कि ग्रेटर में से लेज़र को माइनस करें, तो आप देखेंगे इस इक्वेशन में से m1 v1 यहाँ पर पॉजिटिव है, इज इक्वल टू के इस तरफ आकर नेगेटिव हो जाएंगे। अगर मैं आपसे पूछूं कि इनिशियल बॉडी ए का मोमेंटम ज़्यादा था कि कम था, आपने कहना है कि ज़्यादा था। और फिर अगर मैं आपसे पूछूं कि आफ्टर द कॉलिजन मोमेंटम ऑफ बॉडी ए कम था या ज़्यादा, आपने कहना है कि कम है। तो पहले मोमेंटम ज़्यादा था, कॉलिजन के बाद बॉडी ए का मोमेंटम कम हो गया, तो इट मीन्स कि हमें m1 u1 में से माइनस करना है m1 v1 में। आप देखेंगे m1 माइनस u1 इज इक्वल m1 u1 माइनस m1 v1 हो गया, फिर इज इक्वल टू m2 v2। कॉलिजन के बाद मोमेंटम बढ़ा था, तो आप देखें यहाँ पर कि क्या आ गया m2 v2, और फिर ये यहाँ पर पॉजिटिव था इज इक्वल टू के इस तरफ आकर माइनस m2 u2 ये हो गया। उसके बाद आप देखेंगे m1 m1 दोनों पर मौजूद है, तो हमने इसे कॉमन ले लिया, ये हो गया m1 मल्टीप्लाई बाई u1 माइनस v1। फिर इस तरफ भी m2 कॉमन ले लिया हमने,
इक्वेशन क्या बनी कि v2 माइनस u2, जिसे हमने इक्वेशन इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया। अब ना सिर्फ हम मोमेंटम कंजर्व्ड है, लेकिन यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व्ड है। तो इट मीन्स के सिस्टम की इनिशियल काइनेटिक एनर्जी और फाइनल काइनेटिक एनर्जी दोनों ही बराबर होंगी। और काइनेटिक एनर्जी हमारे पास किसके बराबर? काइनेटिक एनर्जी हमारे पास बराबर है 1/2 mv² के। तो यहाँ पर हम इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या लिखेंगे कि 1/2 m1u1 का स्क्वायर प्लस 1/2 m2u2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 m1v1 का स्क्वायर प्लस 1/2 m2v2 का स्क्वायर। अब हम दोबारा यही स्टेप्स जो हमने मोमेंटम की इक्वेशन में किए वही काइनेटिक एनर्जी की इक्वेशंस में करेंगे। और आप देखेंगे 1/2 m1v1 का स्क्वायर यहाँ पर पॉजिटिव है, इज इक्वल टू इस तरफ लेकर आएंगे तो नेगेटिव हो जाएगा। तो 1/2 m1u1 का स्क्वायर माइनस 1/2 m1v1 का स्क्वायर फिर इज इक्वल टू 1/2 m2v2 का स्क्वायर। और ये जो m2u2 का स्क्वायर यहाँ पर पॉजिटिव था इज इक्वल टू के इस तरफ जाकर नेगेटिव हो जाएगा। तो ये नेगेटिव 1/2 m2u2 का स्क्वायर हो जाएगा। अब 1/2 m1 यहाँ पर कॉमन ले लेंगे क्योंकि वो दोनों इक्वेशंस में आ रहा है। तो यहाँ पर हो जाएगा u1 का स्क्वायर माइनस v1 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 1/2 m1 इज इक्वल टू यहाँ पर भी हम 1/2 m2 को कॉमन ले लेंगे तो ये मल्टीप्लाई करेगा v2 स्क्वायर माइनस u2 के स्क्वायर के साथ। अब देखें यहाँ पर के 1/2 कैंसिल आउट हो जाएंगे, हमारे पास बचेगा m मल्टीप्लाई बाय u1 का स्क्वायर माइनस v1 का स्क्वायर इक्वल टू m2 मल्टीप्लाई बाय v2 का स्क्वायर माइनस u2 का स्क्वायर, जिसे हम इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देंगे। अब क्या करेंगे कि हम डिवाइड करेंगे इक्वेशन 2 को बाय इक्वेशन 1, यानी कि इस पूरी इक्वेशन को हम इस फर्स्ट इक्वेशन के साथ डिवाइड करेंगे। तो जो इक्वेशन डिवाइड हो रही होती है उसे हम न्यूमरेटर में रखते हैं, जिससे हो रही होती है उसे डिनोमिनेटर में रखते हैं। तो इक्वेशन 2 जो है न्यूमरेटर में आ जाएगी और इक्वेशन 1 जो है वो डिनोमिनेटर में आ जाएगी। तो इक्वेशन को जब हम सेट करेंगे डिवाइड वाले फॉर्मेट के अंदर तो क्या हो जाएगा m1 मल्टीप्लाई बाय u1 का स्क्वायर माइनस v1 का स्क्वायर डिवाइड किससे करेगा m1 की इक्वेशन के साथ जो कि क्या है m1 मल्टीप्लाई बाय u1 माइनस v1। ठीक है, ये इक्वेशन का जो लेफ्ट हैंड साइड था, इक्वेशन 2 का जो लेफ्ट हैंड साइड था उसे हमने डिवाइड किया इक्वेशन नंबर 1 के लेफ्ट हैंड साइड के साथ। फिर इक्वेशन नंबर 2 का जो लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड होगा उसे हम डिवाइड करेंगे इक्वेशन नंबर 1 के राइट हैंड साइड। तो इट बिकम्स m2 मल्टीप्लाई बाय v2 का स्क्वायर माइनस u2 का स्क्वायर ब्रैकेट ओवर डिवाइडेड बाय m2 मल्टीप्लाई बाय v2 माइनस u2 का ब्रैकेट ओवर। फिर क्या हो जाएगा कि m1 से कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ पर भी m2 के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारे पास इक्वेशन बचेगी u1 का स्क्वायर माइनस v1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय u1 माइनस v1 इज इक्वल टू v2 का स्क्वायर माइनस u2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय v2 माइनस u2। अब हमें मालूम है अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में हमने डिस्कस किया है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी ए माइनस बी के। तो u1 का स्क्वायर माइनस v1 का स्क्वायर हमारे पास क्या जाएगा u1 प्लस v1 मल्टीप्लाई बाय u1 माइनस v1 डिवाइडेड बाय u1 माइनस v1 आ जाएगा। ठीक है, हमने जस्ट न्यूमरेटर्स को इस फॉर्मूले की हेल्प से खोला है, बाकी डिनोमिनेटर्स हमने वैसे के वैसे सेम रखे हैं। आप देखेंगे ये जो u1 है ये u1 माइनस v1 न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के साथ कैंसिल आउट हो रहा है, तो हमने इसे कैंसिल आउट कर दिया। जब हम इन्हें कैंसिल आउट करेंगे तो हमें रिलेटिव वेलोसिटीज़ मिलेंगी जो कि क्या हो जाएगा u1 प्लस v1 इज इक्वल टू u2 प्लस v2। और ये इक्वेशन हमें क्या शो कर रही है, ये इक्वेशन हमें शो कर रही है कि जो सम ऑफ इनिशियल वेलोसिटीज़ होंगे वही सम ऑफ फाइनल वेलोसिटीज़ के बराबर होंगे। So the above equation shows that the sum of initial and final velocities of body A is equal to the sum of the initial and final velocities of body B। इस इन इक्वेशन को हम रिलेटिव वेलोसिटीज का भी नाम देते हैं। अब इनके बिहाफ पर
हम V1 और V2 की वैल्यूज़ को डिटरमाइन करेंगे, जिनके बाद मोमेंटम के जितने भी केसेस होंगे इन वन डायमेंशन हम उन्हें इजीली डिस्कस कर सकते हैं। तो अगेन आपने फिर मज़ीद थोड़ा-सा कंसंट्रेट करना है और अब हमें मालूम करना है कि V1 और V2 की वैल्यूज़ को हम किस तरीके से डिटरमाइन कर सकते हैं। तो आप देखें अगर डिटर्मिनेशन ऑफ V1 हमने की है, तो वो V1 हमने किस तरीके से की है कि हमने इस रिलेटिव वेलोसिटीज़ की जो इक्वेशन है, इसमें से V2 लिया है। आप देखेंगे ये जो U2 यहाँ पर पॉजिटिव है इज़ इक्वल टू के इस तरफ लेकर आए तो नेगेटिव हो जाएगा। तो ये हो जाएगा V2 इज़ इक्वल टू U1 प्लस V1 माइनस U2 हो जाएगा। जिसे अगर हम सब्स्टिट्यूट करें V2 की जो वैल्यू है उसे अगर हम सब्स्टिट्यूट करें इक्वेशन नंबर 1 में, तो इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास क्या थी, m1 मल्टीप्लाई बाई u1 माइनस v1 ब्रैकेट ओवर इज इक्वल टू m2 मल्टीप्लाई बाई v2 माइनस u2 ब्रैकेट ओवर। अब जब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारे पास m1 मल्टीप्लाई बाई u1 माइनस v1 ब्रैकेट ओवर ये तो सेम रहेगा इज इक्वल टू m2 भी वैसा का वैसा ब्रैकेट स्टार्ट v2 की जगह पर हम v2 की वैल्यू लिख देंगे, क्योंकि हमारे पास क्या आ जाएगा u1 प्लस वी1 माइनस u2 और फिर माइनस का u2 जो कि यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1 के अंदर मौजूद है। बाकी अब हमने क्या करना है नेक्स्ट स्टेप में, बाकी सब सेम रखना है। ये जो माइनस का u2 है ये दोनों ऐड कर देंगे और ये हो जाएगा माइनस का 2u2। अब इसके बाद ये m पूरी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो हम पूरी ब्रैकेट के साथ इसे मल्टीप्लाई कर देंगे, m2 को भी इस पूरी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मल्टीप्लिकेशन के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा m1u1 फिर माइनस m1v1 फिर इज इक्वल टू m2u1 प्लस m2v1 फिर माइनस 2m2 और यहाँ पर u2 आ जाएगा। ठीक है, अब जो इनिशियल मोमेंटम्स होंगे उन्हें हमने एक तरफ रख दें, अदर बॉडी ए और बी, और जो फाइनल मोमेंटम्स होंगे उन्हें हमने दूसरी तरफ रखना है। आप देखें यहाँ पर कि m1u1 ठीक, फिर ये जो पॉजिटिव का यहाँ पर इनिशियल मोमेंटम है जो कि m2u1 है, इसे भी इज इक्वल टू के इस तरफ लेके आ जाएंगे और ये हो जाएगा माइनस m2u1। ठीक, फिर हमारे पास ये देखेंगे ये माइनस का 2m2u2 है, ब्रैकेट के इस तरफ लेकर आएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा और ये हो जाएगा 2m2u2। आपने यहाँ पर देखना है कि ये पूरी अब जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड है इज इक्वल टू के इस तरफ जो है वो हमारे पास पूरी जो वैल्यूज हैं वो इनिशियल मोमेंटम्स की आ गई और ये m1v1 यहाँ पर नेगेटिव का था इज इक्वल टू के इस तरफ ले जाएंगे, राइट हैंड साइड पर ले जाएंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, तो m1v1 हमारे पास पॉजिटिव हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा इज इक्वल टू के इस तरफ हमारे पास क्या सिचुएशन आ जाएगी कि m2v1 प्लस m1v1 हो जाएगा। अब क्या होगा कि हम u1 को कॉमन ले लेंगे, जब u1 को हम कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा m1 माइनस m2 फिर प्लस 2m2u2 वैसा का वैसा रख देंगे। सिमिलर वे में यहाँ पर हम v1 को कॉमन ले लेंगे, तो जब हम v1 को कॉमन लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा m2 प्लस m1 और यहाँ पर भी हम फिर ब्रैकेट को ओवर करवा देंगे। अब आप देखेंगे ये जो v1 है वो मल्टीप्लाई कर रही है m2 प्लस m1 के साथ, तो ये जो m2 प्लस m1 मल्टीप्लाई कर रहे हैं इज इक्वल टू के इस तरफ ले जाएं तो ये डिवाइड करना शुरू हो जाएगा, तो हमारे पास v1 की वैल्यू आ जाएगी और वो v1 की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी कि m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 और ये मल्टीप्लाई बाय u1 हो जाएगा। फिर प्लस हमने एलसीएम को ब्रेक करके लिख दिया, 2m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 मल्टीप्लाई बाय u2 हो जाएगा। हमारे पास v1 की वैल्यू आ गई। अब देखेंगे हमने रिलेटिव वेलोसिटीज में से v2 को ड्राइव किया जिसके भी पर हमारे पास v1 आ गया। अब सिमिलर वे में हमें क्या करना है कि v1 की वैल्यू मालूम करनी है और v1 की वैल्यू रिलेटिव वेलोसिटी में से जब निकालेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें v2 की वैल्यू मिल जाएगी। अब देखेंगे जो v1 की वैल्यू मिल रही जो कि हमारे पास है u2 प्लस v2 माइनस u1, इसे हम इक्वेशन नंबर 1 में जब सब्सटीट्यूट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा m1 u1 सेम, ठीक है, फिर माइनस m1 और यहाँ पर जो v1 की वैल्यू है वो सब्सटीट्यूट हो जाएगी जो कि किसके बराबर है
u2 प्लस v2 माइनस u1 के, और इज इक्वल टू m2 ब्रैकेट स्टार्ट v2 माइनस u2 ब्रैकेट ओवर वैसे की वैसे रख। अब हमने क्या किया है कि यहाँ पर m दोनों में से फिल वक्त थोड़ा सा साइड पर करके रख दिया, और ये हो गया u1। ये जो माइनस है इससे पूरी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई किया तो माइनस प्लस माइनस का u2 आ गया, फिर माइनस प्लस माइनस का v2 आ गया, फिर माइनस माइनस प्लस का u1 आ गया। ठीक है, आप और m2 या इज इक्वल टू का जो राइट हैंड साइड है वो हमने वैसा का वैसा रखा है। अब हम क्या करेंगे कि ये जो u1 है और ये जो u1 है दोनों पॉजिटिव है, तो इन दोनों को ऐड कर देंगे, बाकी पूरी इक्वेशन हम वैसी की वैसी रखेंगे। इस स्टेप के अंदर हम जस्ट क्या करेंगे कि u1 को u1 के साथ ऐड करेंगे, दैट्स इट। देन अब हम m1 को पूरी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, पूरी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इट बिकम्स 2m1u1 माइनस m1u2 फिर माइनस m1v2। सिमिलर वे में इस तरफ भी यही करेंगे कि m2 को पूरी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो इट बिकम्स m2v2 माइनस m2u2 के बाद फिर हमने क्या करना है कि जो इनिशियल मोमेंटम्स हैं उन्हें एक तरफ और जो फाइनल मोमेंटम्स हैं उन्हें दूसरी तरफ ले जाना है। तो आप देखेंगे ये जो v2 है ये फाइनल मोमेंटम है, इसे इज इक्वल टू के इस तरफ ले जाएंगे तो ये पॉजिटिव का हो जाएगा, और यहाँ पर ये जो m2u2 ये इनिशियल मोमेंटम है नेगेटिव का है, इज इक्वल टू के इस तरफ लेकर आएंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो इनिशियल मोमेंटम जब एक तरफ आ जाएंगे तो ये इक्वेशन क्या बनेगी, 2m1u1 सेम माइनस का m1u2 सेम, ये जो यहाँ पर नेगेटिव था इस तरफ आकर पॉजिटिव हो जाएगा, m2u2 हो जाएगा। क्लियर। सिमिलर वे में यहाँ पर फिर ये जो m1v1 m1v2 नेगेटिव का था इज इक्वल टू के इस तरफ जाकर पॉजिटिव हो चुका है, तो ये हो जाएगा m2v2 प्लस m1v2 हो जाएगा। इसके बाद अब 2m1u1 सेम रखेंगे हम। आप देखेंगे u2 दोनों वैल्यूज़ के अंदर हैं तो कॉमन ले लेंगे u2 को। ठीक है, लेकिन u2 पॉजिटिव में कॉमन लिया तो पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव का m1 आ जाएगा, और फिर पॉजिटिव पॉजिटिव m2 पॉजिटिव हमने ले लिया यहाँ पर, इज इक्वल टू v2 मल्टीप्लाई बाय m2 प्लस m1 ब्रैकेट ओवर। अब यहाँ पर ये जो मल्टीप्लाई हो रहे हैं v2 तो कॉमन निकल गया, v2 के साथ जो मल्टीप्लाई हो रहे हैं उन्हें अगर हम इज इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड पर शिफ्ट करवाएंगे तो वो डिनोमिनेटर में चले जाएंगे, जिससे हमें v2 की वैल्यू मिल जाएगी 2m1u1 प्लस u2 मल्टीप्लाई बाय m2 माइनस m1 ब्रैकेट ओवर डिवाइडेड बाय m2 प्लस m1। ठीक है, ये दोनों इक्वेशंस आपने याद रखनी है। अगर हम MCQ ब्रैकेट एलसीएम ब्रेक डाउन करते हैं तो हमें v1 के फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं, लेकिन अगर हम ना भी लिखें तब भी कोई इशू नहीं है। जस्ट आपने ये v1 और v2 की वैल्यूज़ को, इनके फार्मूलाज को याद रखना है। अब इनके बिहाफ पर हम कैसेस करेंगे और आप देखिएगा कि कैसेस कितने इजीली यहाँ पर हो जाएंगे। अब देखें यहाँ पर कि हमारे पास केस नंबर 1 है, और इस केस नंबर 1 में क्या हो रहा है कि m1 बराबर हो रहा है m2 के, यानी कि मैसेज आर इक्वल। जब मैसेज इक्वल होंगे तो हमारे पास क्या होगा कि वेलोसिटीज़ में इंटरचेंज होगा। आप देखेंगे पहले जो u1 था अब वो v2 हो चुका है, और जो पहले u2 था वो v1 हो चुका है। मैंने एरोज की हेल्प से आपको ये समझाने की कोशिश की है कि वेलोसिटीज़ इंटरचेंज होंगी, लेकिन हमने इक्वेशंस ड्राइव किए हैं, इतनी सारी मेहनत की है, तो हम मैथमेटिकली भी इस बात का प्रूफ देंगे। आप देखेंगे m1 अगर m2 के बराबर है तो हम इन्हें एक जनरल नाम दे देंगे या जनरल रिप्रेजेंटेशन दे देंगे और वो हो जाएगी m। अब जहाँ पर m1 m2 है वहाँ पर हम क्या रखेंगे, जस्ट m रखेंगे। तो आप देखेंगे ये v1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, m माइनस एम डिवाइडेड बाई m प्लस एम मल्टीप्लाई बाई u1, फिर प्लस 2m डिवाइडेड बाई m प्लस एम मल्टीप्लाई बाई u2 हो जाएगा, जिसके बिहाफ पर रिजल्ट क्या आएगा कि जो v1 है वो किसके बराबर हो जाएगा, u2 के बराबर हो जाएगा। आप देखेंगे u2 जो है वो टकराने के बाद अब वो वेलोसिटी इंटरचेंज होकर कहाँ चली गई, v1 के पास चली गई। इसी तरीके से फिर v2 के फॉर्मूले में हम m1 और m2 की जगह पर सिर्फ m रखेंगे तो हमें क्या पता चलेगा कि जो v2 है वो किसके बराबर हो जाएगा, u2 के बराबर हो जाएगा। आप देखेंगे ये जो v2 है हमारे पास
वो हमारे पास u1 के बराबर हो जाएगा। ये आप थोड़ा सा यहाँ पर सही कर लीजिएगा। v2 हमारे पास बराबर हो जाएगा u1 के। क्लियर? तो टू बॉडीज विल इंटरचेंज द वेलोसिटीज आफ्टर द कॉलिजन। अगर आप देखेंगे इसी m2 को मैं रेस्ट में कर दूं और ये m1 इसी वेलोसिटी के साथ मोशन करता हुआ आए, इससे कोलाइड करे, तो क्या होगा? तो देखेंगे जब इससे अगर कोलाइड करेगा तो कॉलिजन होने के बाद वेलोसिटीज इंटरचेंज होगी। तो पहले ये रेस्ट में था और ये मोशन करता हुआ आ रहा था। फिर क्या होगा कि ये रेस्ट में हो जाएगी, बॉडी ए रेस्ट में हो जाएगी और बॉडी बी जो है वो मोशन करना शुरू हो जाएगी। हम चाहें तो फिर ये मैथमेटिकली भी प्रूव कर सकते हैं और ये आपका होमवर्क भी है। यानी कि केस नंबर 2 जो है, जिसमें दो मैसेज इक्वल है और बॉडी बी जो है वो रेस्ट में है, आपने अब क्या करना है कि मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि क्या होगा, v1 और v2 क्या होगा। जैसे यहाँ पर v1 u2 के बराबर और v2 जो है वो हमारे पास u1 के बराबर आ गई। केस नंबर 2 में हमारे पास क्या हो रहा है कि जो लाइट बॉडी है वो कोलाइड कर रही है मैसिव बॉडी से विच इज़ एट रेस्ट। मैं आपको हल्की सी एक एग्जांपल दे देता हूँ कि आप समझें कि आपके पास एक कंचा है, आप उसे हिट करवा रहे हैं, आप उसे कोलाइड करवा रहे हैं फुटबॉल के साथ। तो कंचे के कंपैरिजन में फुटबॉल का जो मास है वो मच मच ग्रेटर है, तो हम लिख सकते हैं कि m1 मच लेसर देन m2। ठीक है ना? यानी कि कंचा तो बहुत, कंचे का मास तो है ही नहीं एज कम्पेयर टू फुटबॉल। तो m1 हमारे पास किसके बराबर हो जाएगा? m1 हमारे पास बराबर हो जाएगा 0 के, बिकॉज के एज कम्पेयर टू m2 ये तो ना होने के बराबर मास हो जाएगा और u2 रेस्ट में। तो क्या होगा कि ये कंचा जो है वो जिस स्पीड के साथ अगर इससे स्ट्राइक करेगा उसी स्पीड के साथ वापस जाना शुरू कर, जस्ट फिर हमारे पास डायरेक्शन चेंज हो जाएगी तो हम नेगेटिव साइन यूज़ करेंगे। तो मैथमेटिकली हमने क्या करना है कि m1 की जगह पर 0 लेना है v1 के फॉर्मूले में। ठीक है, m1 की जगह पर 0 ले लेंगे और इसके बाद जो हमें v1 की वैल्यू मिलेगी वो क्या मिलेगी? माइनस u1 के, यानी कि जिस डायरेक्शन में गया उसी डायरेक्शन में वापस आया। और फिर v2 के फॉर्मूले में हम क्या करेंगे कि m1 की वैल्यू को दोबारा से 0 शिफ्ट करेंगे। तो 0 आने के बाद जो v2 है वो किस में आ जाएगा? 0 के बराबर ही आ जाएगा। विच मीन्स वॉट के बॉडी वी विल रिमेन स्टेशनरी, कॉलिजन के बाद भी स्टेशनरी रहेगी और बॉडी ए विल कम बैक, बॉडी ए जो है वो कोलाइड होकर दोबारा वापस आएगी। इसके बाद केस नंबर 3 है कि व्हेन द मैसिव बॉडी कोलाइड्स विद द लाइट बॉडी व्हिच इज एट रेस्ट व्हाट विल हैपेंस। आप देखेंगे m1 मच ग्रेटर देन m2 हो जाएगा। अब हमने क्या किया, उसी फुटबॉल को कोलाइड करवा रहे हैं उस कंचे के साथ। ठीक है, तो एम फुटबॉल का मास जो है वो क्या हो जाएगा? मच ग्रेटर देन m2 हो जाएगा, यानी कि उस कंचे के मास से ज़्यादा हो जाएगा। तो m2 यहाँ पर हम क्या रखेंगे? m2 यहाँ पर हम 0 के बराबर रखेंगे। तो जब हम v1 की जगह v1 के फॉर्मूले में हम m2 की वैल्यू 0 रखेंगे तो v1 हमारे पास किसके बराबर आ जाएगा? u1 के। यानी कि वो जो मैसिव वेलोसिटी, मैसिव बॉडी की वेलोसिटी थी वो तो सेम रहेगी, लेकिन जो कंचे की, जो लाइटर बॉडी की जो हमारे पास वेलोसिटी होगी वो क्या हो जाएगी? वो 2u1 हो जाएगी। इट मीन्स दैट बॉडी ए will move with the same velocity but body B will move with the twice of the velocity। बॉडी बी की जो वेलोसिटी है आफ्टर द कॉलिजन वो क्या हो जाएगी? u1 के कंपैरिजन में डबल हो जाएगी, यानी कि वो कंचा वो तेज़ी से मोशन करना शुरू हो जाएगा। तो हमने यहाँ तक ये केसेस भी डिस्कस कर लिए हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आपको बातें क्रिस्टल क्लियर हो गई होंगी। फिर भी अगर कोई ऐसी बात जो आपको समझ में ना आई हो तो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सो मच। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए।